हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग क्लास 7 का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आपका जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो देखिए, हमें इस चैप्टर से जो है कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। चलिए हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एक मिनट रुक जाइए कि हम लोग इससे पहले जो है अध्याय 2, 3 और 4 में हम लोग ये देखे कि जैसे राज्यों का उत्थान हुआ फिर पतन हुआ। ठीक है ना। तो इसी के बीच में क्या हुआ कि ये जो उठा-पटक हो रहा था, इसी के बीच में क्या होता है कि बहुत सारे शहर और गांव जो है वो फले-फूले, और इसी अंतराल में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुआ था। तो ये जो परिवर्तन था ना, वो हर एक जैसा एक जगह नहीं था। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि गाँव में और शहर में, तो दोनों जगह का परिवर्तन एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ जगह जो होती है बहुत ही विकसित होती है, कुछ चीज़ें बहुत ही, कुछ जगह जो होता है बहुत ही पीछे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग किस्म के समाज जो रहता है अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वन के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। देखिए, इससे पहले जो था समाज जो था किस पे विभाजित था, वन के आधार पे। वन के आधार पे मतलब क्या था कि जो लोग काम के अनुसार यहाँ पे विभाजित हुए थे। जैसे कि अगर हम लोग बोले जो क्षत्रिय लोग थे, ठीक है, क्षत्रिय लोग, उन लोगों का काम क्या था, तो उन लोगों का नाम काम क्या था, मतलब कि युद्ध करना। इसी तरह ब्राह्मण का क्या काम था, तो ब्राह्मण का काम था अनुष्ठान करना। ठीक है ना। और इसी तरीके से जो आपका शूद्र लोग थे, उन लोगों का काम क्या था, तो ऊपर के जो वैश्य थे और ब्राह्मण थे और आपके क्षेत्रीय थे, उन लोगों का सेवा करना। ठीक है, तो ये काम के आधार पर जो है आप विभाजित किया गया था। तो इसी को हम लोग वर्ण के अनुसार कहते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, और इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। अब देखिए, ये जो तरीके से जो विभाजित किया गया था, ठीक है ना, समाज को इस तरीके से जो वर्ण के आधार पर विभाजित हुआ था। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि जो ऊंच नीच, अमीर और गरीब जो अभी हम लोग देखने को मिलता है समाज में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ता गया था। तो दिल्ली के सुल्तान मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। अब देखिए, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब जनजातीय समाज से जो है ना, हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या रहता है वो देखिए। पहला, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाया गया सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। जैसे कि हम आपको बता दें कि बहुत सारे समाज में क्या होता था, समाज में ब्राह्मण जो था वो कुछ सामाजिक नियम बनाया था, कुछ कर्म कांड बनाया था। ठीक है, तो अलबत्ता दूसरे तरह का समाज, अलबत्ता इसी में से एक समाज था, दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, जो कि इस तरीके से क्या जो नियम होता है या कर्मकांड जो होता है ना, इसके ये लोग नहीं मानते थे। और ऐसे जो हम लोग कह सकते हैं समाज को, वो कौन से थे, वो जनजातियाँ थे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जनजातियाँ जो थे ये ऐसे समाज के लोग थे जो कि ब्राह्मणों द्वारा जो सामाजिक नियम और कर्मकांड बनाया गया था, वो उन चीज़ों को ये लोग नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये लोग जो थे, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। पहला स्टेटमेंट ये रहता है, दूसरा स्टेटमेंट ये था कि ये लोग जो थे नातेदारी के बंधन से जुड़े हुए थे, मतलब हर कोई रिश्तेदारी में जुड़े हुए थे। कई जातियाँ जो थे खेती से अपना जीवन पालन करते थे, और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग जो रहते थे वो शिकार करते थे, संग्रह करते थे या पशुपालक थे। ठीक है, तो वो अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया करते थे। और कुछ जनजातियाँ जो थे ना, वो खनाब दोष थी, और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी। जैसे कि पहले के जो खाक संग्राहक थे, वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। कभी वो मतलब कि शिकार करने के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, या कभी अगर मान लीजिए एक जगह का फल फूल पेड़ पे वो डिपेंडेंट रहते थे, तो ऐसे पे एक जगह का जब फल या पेड़ पौधे खत्म हो जाते थे तो दूसरी जगह चले जाते थे। तो यहाँ पे ये जाति जो रहते थे वो भी सेम ऐसे ही करते थे। तो जनजातीय समूह जो रहता था संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। मतलब
ये खुद अपना नियम बनाते थे और उसी के आधार पे जो है उसका बंटवारा करते थे। उन वो जो भी मतलब चीज़ कमाते थे, जो भी चीज़ वो संग्रह कर पाते थे। तो इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। और तो यहाँ पे हम लोग को जनजाति से ही बहुत चीज़ देखने को मिलता है कि बहुत सारी जनजाति यहाँ पे देखने को मिला था जो कि फले फूले। और ये जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपने अलहदा संस्कृति को बचाया। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इनकी एक अलग दुनिया थी, ठीक है ना, अलग दुनिया थी, जो कि हमारे जो समाज जो नियम कानून को फॉलो करते थे, जो कर्म कांड था उसको ये लोग नहीं मानता था। तो कभी कभी जो बहुत ही शक्तिशाली आपका समाज होता था उसके साथ इसका होता था मुठभेड़, मतलब टकराव होता था। लेकिन भी ये लोग क्या करते थे कि अपने आज़ादी को जो है बरकरार रखे और अपना एक जो अलग संस्कृति थी उसको बचा के रखे। यहाँ पे देखिए लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने अब क्या कह रहा है कि जैसे कि हम लोग जो जाति आधारित हम लोग जो समाज है, ठीक है, और जो जनजातीय समाज है, क्योंकि जनजातीय समाज में कोई भी जाति नहीं रहता था, ठीक है, वो सेम रहते थे, कोई ऊंच नीच नहीं होता था, कोई अमीर गरीब नहीं होता था। लेकिन ये लोग एक दूसरे से पे जो है निर्भर रहते थे, टकराव भी होता था और एक दूसरे पे निर्भर भी रहते थे। देखिए, जनजाति लोग कौन थे? देखिए, इतिहासकारों मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। यहाँ से ये क्वेश्चन आता था, ठीक है ना, वो ना लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। वो जो अपने रीति रिवाज जो होती है ना उसको मौखिक और या परंपरा जो होती है ना उसको मौखिक तरीके से जो है वो संरक्षण करके रखते थे। जैसे कि मौखिक तरीके से हम कैसे बोले तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रहता था उसको विरासत से मिलती थी। जैसे कि अगर हमारे दादाजी अपने पापा को, हमारे पापा को कुछ कहते कि देखो बेटा हमारे यहाँ ऐसा नियम है, ऐसा कानून है, फिर हमारे पापा जी हम लोगों को कहेंगे देखो बेटा हाँ ऐसा नियम है, ऐसा कानून है, तुम्हें इसे फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम अपने बच्चों को कहेंगे। तो ये क्या होता है, लिखित तरीके, सॉरी, मौखिक तरीके से जो है हम अपने रीति रिवाज को जो है बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और सजो कर रखे हैं, जो कि लिखित तरीके से यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। अब देखिए, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति के इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। देखिए, यहाँ पे कुछ शक्तिशाली जनजाति का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति जो थी ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। देखिए, खोखर जनजाति जो थी ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान जो है बहुत ही शक्तिशाली थी। तो ये खोखर जनजाति कहाँ की थी? ये पंजाब की थी, ठीक है। खोखर जनजाति कहाँ की थी? पंजाब की थी। किस समय की थी? तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में थी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ बाद में खक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। उनके मुखिया कमाल खान, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, कमाल खान को जो है ना, कमाल खान खक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। याद रखिएगा, किसको मनसबदार बनाया गया था? तो कमल खान खक्कर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। अब देखिए, बलोच के बारे में हम लोग पढ़े। बलोच एक जनजाति थी और ये लोग अलग अलग मुखियों वाले की छोटे छोटे, ये लोग देखिए अलग अलग कुलों में बटे हुए थे, याद रखिएगा। और पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ियों की जनजाति थी। और पश्चिमी हिमालय में कौन सी थे? तो गड्डी गड़ियों की जनजाति थी। और महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी ये देखिए सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर क्या था? तो नागा था, अहोम था और कई दूसरी जनजाति की पूरी तरह प्रभुत्व था, ठीक है। तो कौन जनजाति कहाँ था देखने को मिल गया ना हमें। यहाँ पे बलोच के बारे में दिखा कि बलोच जो थे ना अलग अलग कुलों में बटे हुए थे, ठीक है। बिहार और झारखंड में के कई इलाकों में 12वीं
12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। ठीक है, बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह को 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा किया था। चेरो, देखिए चेर जाति जो कि हमारे झारखंड की है, और इसे जो है 1591 ईस्वी में हमारा प्रसिद्ध हमारे अकबर बादशाह अकबर के जो सेनापति थे राजा मान सिंह, वो जो है वहाँ पे लूटे थे और काफ़ी माल इकट्ठा किया, उसे हराया भी और उसे अपने अधीन कर लिया। फिर औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा भी किया था और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ भी बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि उड़ीसा बंगाल में भी रहते हैं। तो देखिए ये आपका झारखंड के सिवा कहाँ रहता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, मुंडा और संथाल कहाँ रहता है झारखंड के सिवा, तो उड़ीसा बंगाल में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, तो हम आपको बताया भाई ये चीज़ें पढ़ना है। तो देख लेते क्या है। तो जैसे कि परिवारों या घरों के एक समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो कुल समझ में आ गया ना। नेक्स्ट जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान है। कोली और बेरात कहाँ है, तो कोली और बेरात केरल और महाराष्ट्र की जनजाति है। कोली और बेरात, जल्दी बताइए, कोली और बेरात ये क्या है, तो भाई ये एक जनजाति है जो कहाँ रहते हैं, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कोली लोग जो है ना ये गुजरात के कई इलाकों में भी रहते हैं, कुछ और दक्षिण में कोडागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों का विशाल आबादी है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग भील के बारे में पढ़ेंगे। भील एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो भीलों की बड़ी जनजाति जो है पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई है। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतियार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके हैं। मतलब जैसे 16वीं शताब्दी आता है तो ये जो भील जनजाति के जो लोग हैं ना, ये लोग एक खेतियार बन चुके थे और जमींदार भी बन चुके थे। ठीक है, यानी एक जगह बसे हुए, मतलब जब वो खेतियार हो गया तो अब उसको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही जगह रहेंगे ना। तब भी भीलों की कई कुल और इस तरीके से बहुत सारे मतलब कि भीलों की कुछ अभी भी बहुत सारी कुल थे जो कि शिकारी संग्राहक थे। और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है ना, मतलब हम लोग क्या पढ़े कि भील जो जनजाति है ना भाई, जो कि हमें पश्चिमी और मध्य भारत में देखने को मिलता है, वो लोग जो है धीरे धीरे जो है 16वीं शताब्दी के आते आते वो खेतियार और जमींदार बन चुके थे। लेकिन अभी भी कुछ कुल ऐसे थे जो कि खाक संग्राहक थे, शिकारी खाक संग्राहक थे। अगर इसी तरीके से देखें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी हमें गोंड लोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो इन जगह पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका खनाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। तो भाई ये घुमंतु लोग कैसे रहते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते ही रहते थे। अपने ऐसे घूमने के दौरान जो है ना अपने गृहस्थ से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ें जो है वो एक साथ में लेके चलते थे। कि श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती है और यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे, बंजारे उन्हें व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुँचाते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये लोग जो है ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खनाबदोश और भ्रमणशील समूह के बारे में दिया है। क्या है भाई, तो ये घुमंतु लोग होते थे और उनमें से कई पशुचारी होते थे जो कि अपने रेवर और पशुवृत्ति के साथ मतलब देखिए ये लोग जो है क्या करते थे ना, पशुओं के साथ भी जो है अपनी सारी चीज़ों को लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमा करते थे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नृत्य, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा भी करते थे। ठीक है, तो खनाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। और यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा कि बंजारा, ठीक है, बंजारा का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खनाबदोश है। उनका कारवां टंडा कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है, हम लोग क्वेश्चन भी किए थे इसका MCQ में कि बंजारा लोग का जो
काड़वा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको टांडा कहा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का भी बंजारों का इस्तेमाल किए थे। क्वेश्चन आता है कि कौन सा शासक ने बंजारों का इस्तेमाल किया था बाज़ारों के लिए, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा और एक क्वेश्चन आता है हमें देखने को कि बाजार को नियंत्रण किसने किया था, तो ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने वैलों पर अनाज से लेकर जो है शहर में बेचते थे, और सैन्य अभियान के द्वारा मुगल सेना के लिए जो खाना का जो ढुलाई होता था, ठीक है ना, ढुलाई का काम करते थे। मतलब खाना जो है वो सेनाओं तक ला ला के जो दे पहुंचाते थे। अब सेना लोग तो है तो ऐसे तो लड़ेगा नहीं ना, युद्ध नहीं करेगा, उन्हें भी तो खाने की ज़रूरत होती है ना, तो उन लोगों को कौन ला के देगा, तो यही लोग ला के दिया करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज होते होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये लोग जो बंजारे लोग मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो बंजारों की एक टांडा से हुई। ठीक है, टांडा समझ में आ गया ना, जो एक समूह होता है, तो उसमें 14,000 बैल था, और उसके साथ जो थे बहुत सारे अनाज थे, चावल थे, उनकी पूरी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, उनके गृहस्थ मतलब कि उनकी बीबी, उनके बच्चे, सब कोई उनके साथ जो है इस तरीके से घूमा करते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब देखिए कई बार जो है सौदागरों की द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन ज़्यादातर वो खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता था ना, वहाँ से वो खरीद लेता था, और फिर उसको दूसरी जगह जहाँ पे बहुत ही उसकी कीमत मिलती थी, अच्छी कीमत, वहाँ ले जाके वो बेच दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे। कितने लोग होते थे? 600 से 700 तक लोग होते थे। ठीक है, और एक दिन में वो कितना मील, तो 6 से 7 मील तक वो सफ़र जो है किया करते थे। और ठंडे की देखो ज़्यादा सफ़र मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वो किया करते थे। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वो चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे कि कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोषने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करते थे। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव जो है भ्रमण करते थे। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीज़ें फुस की सटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते रहते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घूमते सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियाँ थी, जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपना कला का प्रदर्शन करते थे। जैसे कि आप देखे होंगे ना कि बहुत सारे लोग जो है गाना गाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के, कोई कोई तमाशा करते हैं, कोई नर्तकी करते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो बहुत देखने को मिलता था, अभी तो हम बहुत कम ही ये सब देखने को मिलता है, फिर भी हमें ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमारा है बदलता समाज, नई जाति और श्रेणियाँ। तो देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, एक ही क्लास में तो पॉसिबल नहीं है हर चीज़ को करना, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारा जो भी क्वेश्चन रहता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक से रहता है, सीटेट का जो भी क्वेश्चन रहता है, और ये जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको 2-3 सेट भी किए हुए हैं, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी क्वेश्चन है ना वो आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ लें, और इसके अलावा जो हमारा एमसीक्यू का जो सेशन चल रहा है ना उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ अगर कुछ होगा क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट आप बता तो सकते हैं ना भाई कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं, मतलब आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।